आज का टॉपिक है एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, देन deduce the following, find the following: resultant voltage, impedance, phase difference, current equation and resonance frequency। एक प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तथा धारिता दोनों हो, उसके लिए परिणामी वोल्टेज, इंपिडेंस यानी प्रतिबाधा, फेज डिफरेंस यानी कलांतर, करंट इक्वेशन माने धारा समीकरण और अनुनादी आवृत्ति, ये 5 पॉइंट के अंडर में आपको एक्सप्लेन करना है। तो सपोज यू आर टेकिंग एन इंडक्टर कॉइल of inductance L and a pure capacitor of capacitance C are connected in series, and finally this combination is connected with alternating AC source. This is AC source. An instant T alternating source equation is given by V is equal to V0 sin omega t। आपने एक संधारित्र लिया जिसका धारिता C है, एक प्रेरण कुंडली लिए जिसका प्रेरकत्व क्या है, स्वप्रेरकत्व L है, और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके अंत में इन दोनों के सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल आपने जोड़ दिया। और किसी क्षण माना कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण जो है एनी इंस्टेंट t voltage equation is given by V is equal to V0 sin omega t। जैसे आपने शुरू में भी पहले भी कई बार लिख चुके हैं कि किसी क्षण जो है वोल्टेज समीकरण को V is equal to V0 sin omega t से दिया जाता है, जहां पर V0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, धारा का वोल्टेज का शिखर मान V है, तो इसलिए वोल्टेज है, वोल्टेज का शिखर मान पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज, कला है, किसका, वोल्टेज का कला है। अब जब इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम जोड़ेंगे तो उस परिपथ में एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक करंट फ्लो होगी। सपोज दैट इंस्टेंटेनियस करंट इज I। जब करंट I हो जाएगा देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, सपोज करंट जो फ्लो हो रहा है इंस्टेंटेनियस करंट वो I है, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू IXL, and potential difference across C, suppose this is VC is equal to IXC, where XL is equal to क्या है, omega L, and it is 2 pi FL, or it is also called inductive reactance, XL is equal to omega L, and XC जो हमने यहाँ पर प्रयोग किया, XC इज इक्वल टू क्या है, 1 बाई ओमेगा सी यानी 1 बाई 2 पाई FC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज धारिता प्रतिघात। अब हम अलग अलग परिपथ के लिए, जब सिंगल परिपथ था उसमें हमने करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन फाइंड किए थे। तो हम जानते थे कि जो L वाला परिपथ है, L वाला परिपथ में V आगे होता है, I पीछे होता है। C वाला परिपथ में I आगे होता है और V क्या होता है, पीछे होता है। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल आप लोगों को मैं बता चुका हूं पहले भी कि आपको एक ही डायग्राम याद रखना है। जब भी डबल आ जाए तो आपको केवल एक डायग्राम याद रखना है, इधर VR, ऊपर VL, नीचे VC। इसको आपको बनाना है क्या, देखिए इधर आप VR बनाएंगे, इधर ऊपर में VL बनाएंगे, नीचे VC बनाएंगे। इसी को आपको याद रखना है, VL, VC, VR। क्योंकि यहाँ पर जिस सर्किट की बात कर रहे हैं उसमें L और C है, माने VR तो है ही नहीं, और जिधर VR है उधर क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। इतना अपने को करना है। क्योंकि यहाँ पर R नहीं है इसलिए VR पार्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इसी डायग्राम को देख करके आप इसके फेस के बारे में लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं क्या, I leads VC by pi by 2 and
VL leads I by pi by 2. So therefore VL leads VC by pi. यहां पर देखिए I आगे होता है किससे, VC से। कितना आगे होता है, 90 डिग्री आगे होता है। और I से VL जो है और 90 आगे होता है, मतलब VL जो है VC से 180 डिग्री आगे है। 180 पाई रेडियन मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। तो VL ऊपर है, VC नीचे है। तो देखिए एंड VL इज ग्रेटर देन VC, हम लोग जानते हैं। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसलिए रिजल्टेंट वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ऊपर 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं और नीचे जो है 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10 माइनस 3। क्यों, क्योंकि बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट जो होगा, क्योंकि VL ऊपर है VC नीचे है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, VL माइनस VC। क्योंकि ऊपर में ज्यादा है नीचे कम है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 180 बोलने से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, V इज इक्वल टू VL माइनस VC। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो V इज इक्वल टू VL का वैल्यू I XL है माइनस I XC है। तो V इज इक्वल टू I कॉमन हो जाएगा, XL माइनस XC। यही जो है V इज इक्वल टू I XL माइनस XC, ये रिजल्टेंट इक्वेशन होगा। अब यहां पर रिजल्टेंट वोल्टेज का इक्वेशन आपको मिल गया। अब यहां पर फेज डिफरेंस की बात करें, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस देखिए, फेज डिफरेंस यहां पर ये 90 डिग्री है। तो I lags behind V by 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन। मतलब I जो है 90 डिग्री पीछे है, किससे पीछे है, V से, क्योंकि रिजल्टेंट V इधर ही है। तो इससे क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री ये पीछे हो जाएगा। अब इंपेडेंस की बात करते हैं। इंपेडेंस प्रतिबाधा, इंपेडेंस क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या है, V अपॉन I इज इक्वल टू XL माइनस XC। अगर इस इक्वेशन को हम ओम्स के लॉ से कंपेयर करते हैं, ओम के नियम से कंपेयर करते हैं, V अपॉन I, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। सो देयरफॉर V अपॉन I, दिस इज देयरफॉर इंपेडेंस Z इज इक्वल टू XL माइनस XC, और XL माइनस XC, और Z इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C भी आप लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इस परिपथ के लिए प्रतिबाधा होगा। यानी आप जो रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वेशन है उसमें आपने किसको ट्रांसफर कर दिए, करंट I को ट्रांसफर कर दिए, और इस इक्वेशन को आप ओम के नियम से तुलना करते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, वोल्टेज अपॉन करंट इज ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर चूंकि दो चीज है, यहाँ पर देखिए, जब अकेला होता है तो प्रतिरोध होता है, जब स्पेशल डिवाइस होता है तो प्रतिघात के नाम से जानते हैं, और जब दो या दो से अधिक डिवाइस जो है एक सर्किट में लगा होता है, तो 2-3 के कारण जो टोटल रेजिस्टेंस होता है इसी को ही इंपेडेंस या प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा भी प्रतिरोधी है, परिणामी प्रतिरोध को ही यहाँ पर प्रतिबाधा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रतिबाधा Z कितना आपको प्राप्त हुआ। अब इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन अगर बात करें हम, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन, अगर इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन, तो इंस्टेंटेनियस जो करंट इक्वेशन होगा, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन, धारा का जो तात्क्षणिक मान हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री है और I जो है पीछे है, कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, इसीलिए यहाँ पर I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 होगा, जहां पर I0 वेयर I0 इज इक्वल टू क्या है,
I0 इज इक्वल टू कितना है, V0 बाई Z है। पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होगा, वोल्टेज का पीक वैल्यू अपॉन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज हियर इंपीडेंस, तो V0 बाई Z होगी। अब आते हैं अपना अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इफ XL इज इक्वल टू XC हो, यदि XL इज इक्वल टू XC हो, तब Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि Z का वैल्यू क्या है, XL माइनस XC, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इसलिए I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 बाई Z इज इक्वल टू V0 बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी जब Z का वैल्यू 0 हो, मिनिमम, दिस इज मिनिमम, Z का वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम, और इसमें करंट का वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इसे अनुनाद की आवृत्ति कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति क्या है, जब इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा का मान सबसे कम हो और विद्युत धारा का जो मान है सबसे अधिक हो, तो उसे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं, विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और अनुनाद की स्थिति में अंडर रेजोनेंस कंडीशन क्या लिए, अंडर रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन हमने क्या लिया, रेजोनेंस कंडीशन, इसी को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या था, XL इज इक्वल टू XC, XL का वैल्यू क्या है, ओमेगा L, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, यहां पर आपको मिल जाएगा। ओमेगा को यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC, L इधर से है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई अंडर रूट ऑफ LC, और ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2 पाई f, तो 2 पाई f इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ LC, तो 2 पाई आफ्टर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। यानी इस सर्किट के लिए यही क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई, सॉरी, f इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, 2 पाई बाहर ही रहेगा, अंडर रूट LC रहेगा, यानी अंडर रूट जो लगेगा LC के ऊपर ही लगेगा, LC के ऊपर लगेगा। इस प्रकार जो है आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। पहले रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज के बाद आप निकालेंगे इंपीडेंस, इंपीडेंस के बाद आप फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू है 90 डिग्री है, और फिर इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन निकालेंगे, फिर अनुनाद की स्थिति आप निकालेंगे। अनुनाद की स्थिति कैसे निकालते हैं, जब XL इज इक्वल टू XC करेंगे तो Z का वैल्यू 0 हो जाएगा, जब Z का वैल्यू 0 माने मिनिमम है, और इससे